के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर श्री काशी रफ्तार विधायक माननीय सरकारी वहां व आज के मुख्य वक्ता श्री दत्तात्रेय घोषणे जी, माननीय प्रांत संचालक डॉक्टर गौतम मेंगी जी व जम्मू नगरीय विभाग माननीय संचालक श्री सुरेंद्र मोहन जी से कि आज के कार्यक्रम को भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पण कर विधिवत रूप से प्रारंभ करें। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज का यह पावन अवसर हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर राष्ट्र सेवा, समाज परिवर्तन और राष्ट्रीय चेतना के 100 वर्षीय पावन तपस्या को स्मरण करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन कर रहा है। संघ की 100 वर्षों की यात्रा और भविष्य की दिशा, यह भविष्य विषय मात्र चर्चा की भारत के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा है। गोष्ठी में उपस्थित और मंच पर आसीन आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर लद्दाख श्री काशी रविस्तान जी, माननीय सरकार्यवाह और आज के मुख्य वक्ता श्री दत्तात्रेय घोषणे जी, माननीय प्रांत संचालक डॉक्टर गौतम मेंगी जी व जम्मू नगरीय विभाग माननीय संचालक जी। मंच के सम्मुख अग्रजन, विशिष्ट जन, प्रमुख जन, संघ और विविध संगठनों के अधिकारी व कार्यकर्ता, माता और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। अब मैं प्रांत संपर्क प्रमुख से आग्रह करता हूं कि वे मंचासीन अतिथियों का परिचय व स्वागत करें। एडवोकेट विकास जी। यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन है। आज हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि अपने मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी घोषवाले उपस्थित हैं। आप मूलतः कर्नाटक के शिवमोगा जिला के निवासी हैं। आप 1978 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय से स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात संघ के प्रचारक बने। आप विद्यार्थी परिषद के विविध दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1992 से 2003 तक अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। तत्पश्चात आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह भौतिक प्रमुख एवं सह सरकार्यवाह के दायित्व का निर्वहन किया। मार्च 2021 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह के नाते दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और आपका केंद्र दिल्ली है। अब मैं माननीय प्रांत संचालक जी से आग्रह करता हूं कि वह डॉक्टर गौतम मेंगी जी से कि वह शाल देकर माननीय सरकार्यवाह जी का मैं माननीय विभाग संचालक जी हमारे बीच हमारे सुरेंद्र मोहन जी से मैं आग्रह करता हूं कि वह शाल भेंट कर न्यायमूर्ति काशी रविस्तान जी जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं का स्वागत करें। अब मैं माननीय प्रांत संचालक जी डॉक्टर गौतम मेंगी से
आग्रह करता हूं कि वह शॉल भेंट करके माननीय सर कार्यवाही जी का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति काशी अवस्थान जी, उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आप मूलतः इस प्रांत के लेह जिला से हैं। आपने 1990 में जम्मू यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री प्राप्त की और 1990 से अधिवक्ता के रूप में आप व्यवसायिक जीवन शुरू किया। वर्ष 2013 में आप जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और इसके अगले वर्ष 2014 में आप स्थायी न्यायाधीश बने। वर्ष 2024 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपने शपथ ली। आप दुर्गम क्षेत्र लद्दाख से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति बने और ये हम सबके लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। आप सब इसी वर्ष 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। हेलो क्वांटिटी लगी हुई है RSS ऑप्शन के नाम पर। अब मैं माननीय सरकारेवा माननीय दत्तात्रेय जी होसवाले जी का परिचय कराऊंगा, आपके समक्ष रखता हूँ। माननीय सरकारेवा जी, आप मूलतः कर्नाटक के शिवमोगा जिला के निवासी हैं। हेलो धन्यवाद। इस नंबर ले लो। RSS ऑप्शन है रिपोर्टर से धन्यवाद RSS ऑप्शन। एडवोकेट विकास जी। आप प्रांत के आदरणीय प्रांत संपर्क प्रमुख हैं। अब मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्य अतिथि न्यायाधीश सेवानिवृत्त श्री काशी जी से कृपया उपस्थित जन समुदाय को अपने विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। ठीक है कर दिए। कहीं से जाओगे? मंच पर उपस्थित माननीय सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्री दत्तात्रेय जी होसवाले जी, माननीय संचालक डॉक्टर गौतम मेंगी जी, माननीय विभाग संचालक श्री सुरेंद्र मोहन जी, अतिथिगण, स्वयं सेवकों और अन्य उपस्थित सज्जनों को मेरे तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के लिए आमंत्रित किया। आज के दिन 100 साल का सफर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मना रहे हैं और ये सफर बहुत ही मेहनत, सेवा और अनुशासन से भरा हुआ है। ये समय है बीते हुए कामों को याद करने और आगे के लक्ष्य तय करने की। मैं 2-3 महीना पहले मैं दिल्ली में था। मैं पुस्तक बुक शो में पहुंचा। वहां पे मुझे मेरी नजर में एक किताब आया जिसको लिखा हुआ था श्री सुनील अंबाकर। टाइटल था दी RSS रोड मैप्स
फॉर द 21st सेंचुरी, जिसको पढ़ने के बाद मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उद्देश्यों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुआ। सन 1925 में डॉक्टर केवी हेडगेवर जी ने इस आरएसएस की शुरुआत की। उनके उद्देश्य था समाज में एकता लाना और देश को मजबूत बनाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा लोगों की मदद की, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और समाज सेवा में बड़ा योगदान दिया। शाखाओं से बच्चों और युवाओं में अनुशासन और अच्छे संस्कार विकसित हुई। सेवा भारती और अन्य संगठनों के माध्यम से गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। इसके अलावा बाढ़, भूकंप या किसी भी आपदा में पीड़ितों के पुनर्वास में अपना योगदान दिया। सन 1956 में गुजरात कच्छ में भूकंप आई। उस भूकंप के पीड़ितों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सेवा संघ ने बहुत ही मदद की। साथ साथ 1971 में जब पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी आए, उनके लिए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने बहुत ही मदद की और महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए कई मददगारी कार्यक्रम चलाए। समाज में भाईचारा, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा भी दिया। आज आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सेवा संस्थानों में से एक है। इन 100 साल में इसने लाखों लोगों को सेवा और अनुशासन का मार्ग दिखाया। युवाओं को अधिक से अधिक देश और समाज की सेवा में आगे लाना चाहा और नई तकनीक, शिक्षा, पर्यावरण और विकास पर खास ध्यान देना जरूरी, क्योंकि ये युवा की आरएसएस का भविष्य है। मेरा मानना है कि सबको साथ लेकर चलने की सोच ही देश को आगे बढ़ा सकती है। स्वयं सेवकों की मेहनत और समर्पण ही आरएसएस को मजबूत बनाता है और देखकर खुशी होती है कि आरएसएस के कार्यकर्ता सेवा भाव से हर काम को पूरा करते हैं। मैं एक बार फिर मैं अपनी ओर से आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना के 100 साल पूर्ण होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले सालों में भी सफलता प्राप्त करने की आशा करता हूं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अपने विचारों से हमारे सभी अतिथियों का मार्गदर्शन करने के लिए। अब एक क्षण जिसका हम सभी को प्रतीक्षा थी, राष्ट्रीय विचारधारा संगठन के 100 वर्षीय पथ और भारत के उज्जवल भविष्य पर प्रकाश डालने हेतु मैं विनम्र निवेदन करता हूँ मुख्य वक्ता माननीय सर कार्यवाह जी से कि मैं अपने प्रेरणादायी निवेदन से हम सबको कृतज्ञ करें। इस कार्यक्रम के सम्माननीय
मुख्य अतिथि इस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री तासीर अवस्थान जी, माननीय प्रांत संचालक डॉक्टर गौतम जी, माननीय विभाग संचालक श्री सुरेंद्र मोहन जी, सभागार में इस कार्यक्रम के विशेष रूप से आए सभी पूज्य संत वृंद, समाज के विविध क्षेत्रों में अपने विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्र प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धेय माताओं बहनों एवं कार्यकर्ता बंधुओं, आज इस कार्यक्रम में सहभागी होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शतक जो पूरे हुए हैं, 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इस संदर्भ में कुछ विचार सुनने और अंतर करने हम आए हैं। इसलिए आप सभी का इस स्नेह पर धन्यवाद मैं देता ही हूं संघ के कार्यकर्ता के नाते। विशेष रूप से पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने संघ के इस कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और संक्षेप में उन्होंने संघ के एक छोटा परिचय हमारे समूह अपने रखते हुए संघ कार्य का आपने आशीर्वाद भी किया, उसकी प्रशंसा भी की, इसलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं मेरे विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत करने से पूर्व आज एक विशेष दिन भी है। आज दिसंबर 6 तारीख है। भारत रत्न परम श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी आज पुण्यतिथि है। अपने देश के संविधान के शिल्पकार और आज मंच पर न्यायाधीश महोदय भी है। तो आज के इस स्मृति दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मृति पर मैं अभिवादन व्यक्त करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। बंधुओं, जम्मू कश्मीर के इस प्रकार के लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम अपरिचित तो नहीं है, कार्य भी अपरिचित नहीं। संघ के कार्यकर्ता समाज जीवन में सक्रिय हैं। संघ के कार्य को कार्यकर्ताओं द्वारा, संघ के कार्य के द्वारा तो आप देखते समझते ही रहते हैं। आप में से अधिक लोग संघ के कार्यकर्ताओं के इस राष्ट्र सेवा व्रत को किसी न किसी प्रकार से समर्थन करने का, सहयोग देने का, जहां संभव है सहभागी होने का आप लोग प्रयत्न करते ही रहे। और आजकल तो मीडिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उल्लेख हुए बिना एक भी दिन नहीं होता। एक जमाना था मीडिया में 2-4 शब्द भी संघ के बारे में आ गया तो विशेष बात थी। आज मीडिया के लोगों को हमें कई बार कहना पड़ता है, नमस्कार भाई, हम कुछ कहना नहीं है अभी। तो मीडिया लोगों का प्रेम ज्यादा है आज संघ के प्रति। तो ये 100 वर्षों में संघ ने
जो कार्य किया है वह समाज के सम्मुख है, क्योंकि संघ के कार्य कोई छुपा हुआ नहीं है। संघ के कार्यकर्ता विशेष रूप से संघ के पूजनीय सरसंघ चालक भी साल भर देश के विभिन्न भागों में प्रवास करते हुए समाज के लोगों से मिलते हैं, उनके सामने विचार रखते हैं। संघ के विचार को समाज के दूर दूर तक पहुंचाने के कार्य पूजनीय सरसंघ चालक की स्वयं तो कर ही रहे हैं, उसके मीडिया में भी आता है। संघ के स्वयंसेवक भी देश भर में 1 लाख से अधिक आज शाखाएं हैं, इसलिए लाखों स्वयंसेवक करोड़ों लोगों के बीच समाज के संगठन और राष्ट्र की सेवा करने के कार्य में सक्रिय रहने के कारण संघ के कार्य के कई प्रकार की उपलब्धियां समाज के लोगों को अनुभव में आती ही। संघ कहे या ना कहे, लोगों को लगता है ये तो आरएसएस के लोगों ने किया। संघ ये नहीं कहता हमने किया, समाज ने किया। तो इसलिए संघ के जो कार्य प्रारंभ हुआ 100 साल पहले प्रारंभ हुआ नागपुर में 1925 में सितंबर के महीने में, उस समय विजयदशमी के दिन हुआ। तो अभी पिछले दसरे के दिन 100 वर्ष पूर्ण होने पर हमने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के थोड़ा सा प्रयत्न किया। शताब्दी या सेंटेनरी ईयर मनाने की योजना संघ की नहीं है, क्योंकि संघ ऐसे उत्सवों को, समारोह को अपने बारे में मनाने के हमने पहले भी नहीं किया है। समाज का संगठन करने का कार्य यह कर्तव्य है, राष्ट्र धर्म है। और यह कार्य करते करते समाज में एक जागृति, समाज में एक प्रेरणादायी विचार के कारण एक एहसास व अनुभूति हो, यह प्रयत्न संघ के कार्यकर्ता करते रहे हैं। अब पिछले इतने वर्षों में संघ कार्य जो भारत में चला है, यह समाज के सहयोग, समर्थन और शुभकामनाएं के बिना तो हुआ नहीं। प्रयत्न तो स्वयंसेवकों का है। स्वयंसेवकों ने इसके लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किए हैं, खून पसीना बहाए हैं, दिन रात काम किए हैं। लेकिन ये सब करते समय समाज का आशीर्वाद भी मिला है, सहयोग भी मिला है, समर्थन भी मिला है, प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों का आशीर्वाद मिला है, और बीच बीच में थोड़ा सरकार के कृपा आशीर्वाद भी मिला है, बैन वगैरह करके। तो संघ ने इस कार्य को यहां तक लाने में स्वयंसेवकों के परिवार, स्वयंसेवक तो संघ के काम के लिए सक्रिय होता है, तो इसके लिए वो अपने घर के कई काम, उसमें थोड़ा समझौता करना पड़ता है, क्योंकि समय इसके लिए देना है, अपनी जेब से खर्चा करता है। मिलता कुछ नहीं है भौतिक दृष्टि से, न प्रतिष्ठा, न प्रसिद्धि, न स्थान, न सम्मान। ऐसे होने पर भी संघ के स्वयंसेवक लाखों की संख्या में देश भर में वर्षों तक काम करते रहे हैं। तो इसलिए उनके परिवार के लोग, उनके समर्थन और कई बार स्वयंसेवकों के इस कार्य के कारण उनको कई चीजों को सहन भी करना पड़ता है। तो इसलिए उन सभी समाज के महानुभावों के प्रति और संघ के स्वयंसेवकों के परिवार के सदस्यों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव कृतज्ञ, हम धन्यवाद समर्पित करें। इतने लोगों के सहभागिता से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आज जैसे अन्य न्यायाधीश ने कहा विश्व के सबसे बड़ा संगठन बना है, तो विश्व के सबसे बड़ा संगठन बनना चाहिए, इसलिए संघ ने काम नहीं किया है। विश्व में सबसे बड़ा देश भारत होना चाहिए। विश्व के राष्ट्र मालिका में भारत के नाम प्रथम स्थान पर आना चाहिए, हर दृष्टि से, सकारात्मक ढंग से, समृद्धि से, संस्कृति से, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। इस दृष्टि से भारत को बड़ा करने के लिए संघ का कार्य है। संघ को स्वयं को बड़ा करना है, ऐसे संघ ने कभी सोचा नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्राय स्वः इदं राष्ट्राय न मम, यही मंत्र संघ के स्वयं स्वरूपों का है। इसलिए प्रतिदिन संघ की शाखा में प्रार्थना कहते हैं, राष्ट्र के परम वैभव के लिए मैं काम कर रहा हूं और भारत माता की जय। यही संघ के स्वयं सेवकों के सपना है, कार्य है, वही साधना है। तो डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना की, उस समय देश की परिस्थिति हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाना था। उस समय पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष भी चल रहा था। उस संघर्ष में डॉक्टर हेडगेवार अपने बाल्यकाल से ही किसी न किसी रूप से सहभागी हुए। भारत गुलाम है तो इसको मुक्त करने के लिए उन्होंने उस समय जिस प्रकार के भी प्रयत्न हो रहे थे, उन सब प्रयत्नों में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका उन्होंने निभाई। वो सब इतिहास में दर्ज है। तो विद्यार्थी के नाते में उन्होंने अपने दोस्तों को देश की मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए सक्रिय बनाने के लिए आगे बढ़े। यौवन के समय भी उन्होंने वही किया। पढ़ने के लिए वो कलकत्ता गई है, डॉक्टरी पढ़े, चिकित्सा विद्यार्थी वैद्यकीय विद्यार्थी के रूप में। वहां भी उन्होंने क्रांतिकारियों से संपर्क रखने के लिए ही कलकत्ता जाने का विचार करके वहां गए थे और रेवोल्यूशनरीज के साथ उन्होंने काम किया। उस संगठन के सदस्य भी बने, अनुशीलन समिति के। इसलिए अंडरग्राउंड में क्रांतिकारी के नाते जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किया और उस कार्य में आगे बढ़े। जीवन भर उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए किसी न किसी प्रकार से न केवल संपर्क रखा, उस कार्य में अपने सहयोग देते रहे, अपनी भूमिका निभाते रहे। देश स्वतंत्र होना चाहिए, वो उनके दिल का धड़कन था। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने लोकमान्य तिलक के और गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए उसमें भी कई प्रकार से उन्होंने भाग लिया। 2 बार कारावास में रहे, जेल यात्रा की। एक संघ प्रारंभ होने के पूर्व पहले, दूसरे बार संघ प्रारंभ होने के 7 साल के बाद, लगभग 6 साल के बाद। तो ऐसे देश के विमोचन के लिए, मुक्ति के लिए कार्य करने वाले डॉक्टर केशवराव हेडगेवार, उनके मन में एक विचार तो ये आया, भारत ऐसे एक भूमि है, ऐसे एक समाज है। इस प्राचीन राष्ट्र में कई प्रकार के श्रेष्ठ बातें हुई है। एक श्रेष्ठ सभ्यता अपनी है, उत्कृष्ट जीवन पद्धति हमने की है। यहाँ के लोग ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़े। विश्व के किसी भी सभ्यता के साथ तुलना करेंगे तो हम पीछे तो नहीं थे। यहाँ आर्थिक समृद्धि रही, भौतिक जीवन उत्तम रहा। ये सब होने के पश्चात भी यहाँ धर्म की, आध्यात्म की भूमि रही। हजारों साधु संत, धर्माचार्य, साधना करने वाले विभूति पुरुष इस देश में रहे। ये भगवान के अवतार की भूमि है। कई प्रकार के विभूति पुरुषों के, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, ऐसे सूची बनाएंगे तो सैकड़ों हजारों लोग
ये सब होने के बाद भी हिंदुस्तान के लोग क्यों गुलाम हुए, क्यों हार गए अपने मन से? लड़ाई में हार गए, जो शक्ति कम होगी, शस्त्र कम, मन से भी हार गए, गुलाम बन गए। इसके उन्होंने निष्कर्ष किया, इस चिंतन के मंथन को उन्होंने किया। आज तो अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अंग्रेज चले जाएंगे, आज नहीं तो कर जाएंगे। हमारी शक्ति थोड़े से ज्यादा हुई तो भारत तो स्वाधीन भारत हो ही जाएगा। लेकिन देश के, समाज के इस गुलामी की जो मानसिकता है, हम क्यों ऐसा है? इस चिंतन के निष्कर्ष पर जब वो पहुंचे, उनको लगा भारत के समाज को एक सदैव जागरूक रखने के, निरंतर एक संगठन के रूप में उसके आचरण होने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने जो डिस्कस किया, 3 बीमारी भारत के समाज में उस समय उनको ध्यान में आई उनके कार्यकाल में। उन्होंने सोचा कि भारत के लोग इतने सब होने के बाद भी आत्माभिमान शून्य है, राष्ट्र के प्रति गौरव होना चाहिए, जो गर्व महसूस करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हमारी कमी हो गई। हम गए बीते लोग हैं और विदेशी सत्ता के सामने अपने मानसिक गुलामी आ गई, हम आत्माभिमान शून्यता। दूसरी बात है स्वार्थ केंद्रित व्यक्ति और समाज में। भारत में जीवन मूल्यों के लिए निस्वार्थ भाव से जीने वाले हजारों लोगों की मालिका है। एक सत्य के लिए हरिश्चंद्र गद्दी छोड़, एक सत्य के अथवा ज्ञान के खोज में एक सिद्धार्थ अपने महल छोड़कर भगवान बुद्ध बन गए। सिख गुरुओं की परंपरा है, धर्म के लिए क्या त्याग किया। अभी परसों हमने नवम गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के 350 वर्ष पूर्ण हुए। गुरु तेग बहादुर ने अपने शीश क्यों दिया? थोड़ा सा समझौता करते तो जिंदा रह सकते, लेकिन एक श्रेष्ठ काम धर्म के रक्षा के लिए, दूसरों को मैंने जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करने के लिए। यह हमारे देश की परंपरा रही है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह रघुकुल रीति। इस प्रकार के देश में स्वार्थ कहां से आ गया? पढ़े लिखे लोग, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा में है वो लोग, समाज के नेतृत्व करने वाले लोग अपने स्वार्थ में आ गए, जबकि हमारे देश की परंपरा ऐसी नहीं थी। यह डॉक्टर हेडगेवार जी ने बहुत इस विषय के बारे में चिंता रखी। जब आदमी बड़े स्थान पर होता है तो उसके बड़े त्याग भी होना चाहिए, तभी तो भारत भी बड़ा होता है। तीसरी बात, हम संगठन शून्य हो गए, संगठनहीन हो गए। एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, विविधता सैकड़ों प्रकार की है, जाति के, बिरादरी के, भाषा के, प्रांत के, पंथ के, संप्रदाय के। इतने सब विविधता होने के बाद भी पूरा देश एक है। नहीं तो काय के लिए लोग दूर दूर से काशी में गंगा जी में डुबकी लेने के लिए यात्रा करते हैं? कुंभ मेला क्यों होते हैं? अमरनाथ की यात्रा क्यों करते हैं? ज्योतिर्लिंग के बारे में क्यों प्रतिदिन अपने घर में सौराष्ट्र सोमनाथ मल्लिकार्जुनम क्यों कहते हैं? वो ज्योतिर्लिंग तो देश 12 तरह देश के एक चित्र था। समाज के मन इस दृष्टि से संगठित होता। हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, हम एक हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शक्तिपीठों के, ज्योतिर्लिंग के, यात्रा के, चतुर्धाम के, राम जी के, कृष्ण जी के कहानी बताया। राम जी सरयू नदी के तट से रामेश्वर तक, उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने यात्रा की। भगवान कृष्ण ने मणिपुर से लेकर द्वारका तक पूर्व से पश्चिम तक यात्रा की।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि राम और कृष्ण ये जो दो सृष्टि मनुष्य ने इतिहास से लिया, भारत के व्यक्ति ने, ये राम और कृष्ण भारत को जोड़ने वाले। क्या राम और कृष्ण हिंदुस्तान में किसी एक जाति के भगवान है, एक भाषा के, एक पंथ के? हिंदुस्तान भर के लोग उनको आदर्श मानते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी हम संगठनहीन हो गए, आपस में लड़ते रहे। वो भी राम की पूजा करने वाले, ये भी राम की पूजा करने वाले, लेकिन उसकी जाति अलग, इसकी जाति अलग। इसलिए हम झगड़े। पानीपत के युद्ध की क्या संदेश है? क्यों हमारे इतिहास बताता है हम शस्त्र में थोड़ा कम होंगे, लेकिन भावना से और कमजोर हो गए। तो डॉक्टर हेडगेवार इस विश्लेषण से निष्कर्ष पर आए, इन 3 बीमारियों को दूर करना है। स्वार्थी हिंदू समाज को निस्वार्थ हिंदू समाज बनाना है। कुटुंब तक सीमित हो गया है, उसको राष्ट्र समाज की तरफ। अपने तीज त्योहार शादी विवाह करना इसी में है। उसको कुछ लोग तो देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन करोड़ों लोग क्या कर रहे थे? ऐसे ही देश के प्रति हजारों वर्षों की अपनी सभ्यता के प्रति एक गौरव महसूस करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? सिर्फ पुराने दिनों में रहनी चाहिए, ऐसे नहीं। आधुनिक समाज को, आधुनिक भारत को निर्माण करने के लिए भी पुराने की प्रेरणा चाहिए। हम इतिहास के चट्टान पर खड़े होकर भविष्य का आलिंगन करेंगे। तो ऐसे का आत्म सामर्थ्य के बारे में विचार करने वाले विश्वास के, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास के समाज निर्माण, इसलिए व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता है, चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था, हमें कौन सी एजुकेशन चाहिए? द मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन केवल डिग्री के लिए नहीं, हमारी शिक्षा केवल विद्यालय में नहीं, अपने घर में सीख होती है। हमारे माँ बाप संस्कार देते हैं, समाज में अपने को सीख मिलती है। हम जिस पंथ संप्रदाय धर्म में रहते हैं, वहां के गुरुओं ने, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, आश्रम ने, मठ ने हमको सीख दिए हैं। ये संस्कार, ये कहीं ना कहीं इस पर कमजोरी आ गई। इसलिए व्यक्ति निर्माण के इस आवश्यकता को पूरी करना चाहिए। और इन सारी जो संस्थाएं हैं संस्कार देने वाले, उसको भी बल मिलना चाहिए। वो कुटुंब हो, धार्मिक केंद्र हो, शिक्षा केंद्र हो, या कोई गांव मोहल्ले बस्ती हो, उसको भी ऐसे लोगों के व्यवहार आचरण के कारण वो भी शक्तिपुंज बनना चाहिए, संस्कार के केंद्र बनना चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति निर्माण की इस आवश्यकता को डॉक्टर हेडगेवार जी ने महसूस किए और संघ के शाखा के रूप में इस संस्कारित लोगों को तैयार करने वाले एक पद्धति प्रारंभ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे पहलू जो है, व्यक्ति अच्छे होने पर भी समाज संगठित नहीं है। तो व्यक्ति तो अच्छे हैं, लेकिन समाज जब चुनौती का सामना कर रहा है, समाज संकट में है, व्यक्ति अपने घर में रहेगा, मैं तो अच्छा हुआ, इसलिए संगठित। तो इसलिए समाज के संगठन और व्यक्ति निर्माण, इस कारण से युग के अनुसार समाज का परिवर्तन हो सकता है। काल के हिसाब से समाज में बदलाव लाने के लिए भी उस समाज के अंदर एक शक्ति होती है, एक दृष्टि होती है। उस शक्ति को, दृष्टि को निर्माण करने वाले लोगों को तैयार किए बिना राष्ट्र वैभव पर नहीं पहुंचता। इसलिए सर्वसामान्य व्यक्ति के राष्ट्र चेतना के स्तर को ऊपर उठाना, raising the level of national consciousness among ordinary citizens, ये काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। वही कार्य 100 वर्षों में संघ ने अनेकों आयामों में करते 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 आए। संघ के कार्य समाज को, उसके अंतःशक्ति को
जागृत करने का है, समाज के आत्मविश्वास को जागृत करने का है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का कार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो इतिहास के जो पड़ाव है उसमें 1925 से 1940 तक एक पड़ाव रहा, जो डॉक्टर जी स्वयं संघ के विचार को और पद्धति को विकसित किए। 1940 में उनका स्वर्गवास हो गया, केवल 51 वर्ष की आयु में। उसके बाद 36 की आयु में संघ की स्थापना की। उसके पश्चात 33 वर्ष पूजनीय श्री गुरु जी गोलवालकर, माधवराव गोलवालकर, उनके नेतृत्व में संघ चला। इस कालखंड में बहुत सारे घटनाएं घटी। 1940 में आए तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, डायरेक्ट एक्शन की स्थिति आई, देश का विभाजन और देश की स्वाधीनता दोनों साथ साथ हुए। उस कहानी को मुझे आपके सामने दोहराने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रांत के हैं, यहाँ देश के विभाजन के बारे में क्या हुआ सब आप जानते ही। संघ के कार्यकर्ता उस विभाजन के समय में क्या कार्य किया, अभी मैंने मुख्य अतिथि महोदय ने उल्लेख भी किया। तो 33 वर्ष पर पूज्य गुरु जी ने और उनके जो टीम थी, जो जीवन भर संघ के कार्य किए, ऐसे हजारों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। संघ कार्य देशों देशव्यापी। डॉक्टर एडगेवार जी जब 1940 में उनके स्वर्गवास के अंतिम भाषण जो उन्होंने नागपुर में संघ शिक्षा में किया, उस समय देश भर के 60 लोग आए थे। लेकिन उन्होंने कहा, अपने भाषण में कहा, मैं एक लघु भारत का चित्र देख रहा हूं। मैं चाहता था मेरे शरीर में, मेरे आंखों से मैं हिंदू समाज संगठित होकर परम वैभव की तरफ जाने के लिए तैयार हो, लेकिन वो तो नहीं हुआ है। इसलिए इस कार्य को अगले व्यक्ति को देकर जा चुके। गुरु जी के नेतृत्व में जो संघ के स्वयंसेवकों ने देश भर में संघ कार्य को तो फैलाया, स्वयंसेवकों ने विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों का प्रारंभ किया। विद्यार्थियों में, मजदूरों में, सेवा क्षेत्र में, विद्या शिक्षा क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से स्वयंसेवकों ने जो संघ में भारत के देशभक्ति का पाठ सीखे थे, संस्कार सीखे थे, उसका एप्लीकेशन किया। डॉक्टर जी जब जीवित थे उस समय लोगों ने पूछा था कि संगठन के कर रहे हो, ये संगठन शक्ति से, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन करके क्या करने वाले? तो डॉक्टर एडगेवार जी ने उस प्रश्न को उत्तर दिया था, देखिए ये पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जैसे है, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन बिजली के उत्पादन होने के बाद बिजली वैसे के वैसे नहीं रहती है। बिजली का उत्पादन 200 प्रकार से होते हैं। वो दीप के लिए, वो पंखे के लिए, वो माइक के लिए, मोटर चलाने के लिए, हर प्रकार के काम में आएगा ही। ये उनका उत्तर था। तो वो क्रियान्वित होते हुए हम गुरु जी के कार्यकाल में देखते हैं। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवक बहुत सारे क्षेत्रों में इस देशभक्ति के आधार पर समाज के संगठित करते हुए आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। और गुरु जी के कार्यकाल में 1947 के बाद देश स्वाधीन था, इसलिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की एक चैलेंज अपने देश के सामने। भारत नए नए स्वाधीन बना, स्वतंत्र भारत हो रहा है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से सदियों के बाद जब देश स्वतंत्र होता है तो अन्य क्षेत्रों में अपने जो भारत के आत्माभिमान के आधार पर हमारी सभ्यता और संस्कृति के
अनुभव के आधार पर आधुनिक काल के लिए योग्य ऐसे एक समाज का निर्माण, ऐसे एक राष्ट्र का निर्माण होना, ये समाज के लिए अपना कर्तव्य बनता है। सरकार अपने काम करेगी, लेकिन समाज को अपना काम करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो इसलिए इस कार्य के लिए होता है, इसमें एक व्यवस्था परिवर्तन की बात है। समाज के इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं, एक समाज की व्यवस्था है पंथ, संप्रदाय, मठ मंदिर, कुटुंब व्यवस्था, ग्राम की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था सदियों से, वो अंग्रेज जब थे उस समय भी थी, कभी कमजोर कभी अच्छा वगैरह हुआ होगा, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, किसी भी व्यवस्था में उसमें भी हुआ है। लेकिन एक व्यवस्था है, वो प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं। तीज त्योहार होते हैं, मेला होते हैं, ऐसा समाज की एक व्यवस्था है। दूसरा एक व्यवस्था है, वो है अपने प्रशासन से, संविधान से आधारित व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था में भी अंग्रेजों ने कई चीजें यहाँ है, जैसे शिक्षा क्षेत्र है, न्यायपालिका है, आर्थिक व्यवस्था है। स्वतंत्र भारत होने के बाद अपने देश में चुनाव प्रारंभ हो गए। इन सारी व्यवस्थाओं में भी समय समय पर आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी व्यवस्था रुकी व्यवस्था होने से सड़ जाती है, उसमें अकॉर्डिंग टू टाइम्स चेंज इज रिक्वायर्ड, अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए ऐसे करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले लोग बने। इसलिए संघ के स्वयंसेवक भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र में जो कार्य कर रहे थे, ऐसे समाज जीवन के और इस प्रकार की व्यवस्था के, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा में, अर्थनीति में वगैरह वगैरह वगैरह। यह राष्ट्र पुनर्निर्माण की इस भूमिका को निभाने के लिए वो तैयार है। देश स्वतंत्र होने के बाद भारत ने एक वैचारिक भ्रम भी था, बहुत दिन चला। भारत को एक सेक्युलरिज्म के रास्ते पर जाना चाहिए, ऐसे एक सूडो सेक्युलरिज्म चला। भारत सोशलिस्ट देश है, क्योंकि दुनिया में अन्य देश देखे थे, इसलिए एक सोशलिज्म का वातावरण भी देश में था। इसलिए भारत में भारत की राष्ट्रीयता, भारत के हिंदुत्व, यह कहना ये तो अनैतिक, जबकि भारत की पहचान, भारत की अस्मिता यह हिंदुत्व के है, सनातन के। यहाँ की राष्ट्रीयता एक संस्कृति के आधार है। ये भारत के लोगों ने भी अपने अनुभव से पढ़े हैं, विश्व के लोग भी अपने को ऐसे मानते हैं। दुनिया के लोगों ने भारत की एकात्मता को, भारत की श्रेष्ठता को देखा है, किस आधार पर देखते हैं। तो इसलिए भारत की जो राष्ट्रीयता है, यह यहाँ के सनातन है, सनातन धर्म है, सनातन है, सब यहाँ के भारत की जितने भी है। तो यह महर्षि अरविंदो ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू नेशन ऐसे ही उल्लेख किया। महात्मा गांधी जी ने मैं एक सनातन हिंदू हूं, इसका मुझे गर्व है, ऐसे कहा। लोकमान्य तिलक ने कहा। तो इसलिए भारत के इस ये जो राष्ट्रीय पहचान है, जिसके नाम हिंदू है, वो केवल पूजा पद्धति नहीं है, वो एक जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी स्वीकार किया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1927 में भारत में संघ प्रारंभ होने के 2 वर्ष में, 25 में संघ प्रारंभ हुआ, 27 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत में राष्ट्रपति बने, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए। उनके व्याख्यान में उन्होंने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड हिंदू वे ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है। भारत के जो वे ऑफ लाइफ है वो हिंदू है, यह डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा। वो संघ के आरएसएस के स्वयंसेवक थे। डॉक्टर राममनोहर लोहिया सोशलिस्ट, जैसे मैंने कहा, राम और कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा।
तो इसलिए भारत की इस पहचान को संभ्रमित कर दिया था अंग्रेजों के जमाने में कि भारत स्वतंत्र होने के बाद भी इसके बारे में घृणा से देखना, संकोच से देखना, बताना नहीं है। ये कहने से क्या होगा, दूसरों को क्या लगेगा। ठीक है, देश विभाजन होने के बाद हमने लोकतंत्र का स्वीकार किया। यहाँ किसी भी मजहब के व्यक्ति दुय्यम दर्जे का नहीं बनता। एक हम सब विप्रा बहुधा वदंती कहने वाले हम भारत में किसी भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दूसरे के पूजा पाठ के पद्धति से नीचा नहीं होता। इसलिए किसी धर्म की अवहेलना नहीं है, किसी मजहब के बारे में फुटकार नहीं है, लेकिन भारत की पहचान है। यहाँ की पहचान है गंगा जी की, यहाँ की पहचान है हिमालय की, यहाँ की पहचान है शंकर के, यहाँ की पहचान है कुंभ मेला के, यहाँ की पहचान है दीपावली के। भारत में 5 स्टार होटल में विदेशी अतिथि आए तो आज भी उनके स्वागत कैसे करते हैं? फूल माला चढ़ाकर उनका आरती करके तिलक लगाकर क्यों करते हैं? क्रिकेट में जीत कर आए या युद्ध में जीत कर आए, उनका स्वागत कैसे करते हैं? इसलिए संस्कृति, भारत की एक संस्कृति है, वो दुनिया में हमारी पहचान है। और उस संस्कृति में कुटुंब, ग्राम, राज्य व्यवस्था है। हाँ, उसमें युगा परिवर्तन होना है तो हो सकते हैं। हमने कभी प्राचीन व्यवस्था में वही रुकना चाहिए ऐसा कभी नहीं कहा। तो इसलिए इस विचार को गुरुजी गोलवलकर जी ने हिंदुस्तान भर में घूमते घूमते लोगों को, कार्यकर्ताओं को, समाज को, संतों को, सबको बताते हैं। तो इसलिए धर्म की रक्षा करना केवल पूजा पाठ मंदिर नहीं है। जो हमारे लोग धर्म छोड़कर गए हैं उनको घर वापसी भी करनी है। धर्म की रक्षा यहाँ के गोरक्षा भी है, गंगा जी की रक्षा है, सरहद की रक्षा है। तो ये सारी बातें बताते हुए उन्होंने अर्थ के, विज्ञान के, शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या परिवर्तन चाहिए इसके मार्गदर्शन किया। उसी आधार पर स्वयंसेवकों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। तो 1973 में उनका स्वर्गवास हुआ। 1974-75 में देश में आपातकाल घोषित हुआ था, संघ का बयान आया। जिन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे वो सबको जेल में डाला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर जो जो विरोध करते थे ऐसे सभी लोग, जो राजनीति में नहीं थे, विरोध करने वाले जैसे न्यायाधीश पहले एडवोकेट, ऐसे एडवोकेट लोगों को भी वो केवल कोर्ट में इमरजेंसी में पकड़े हुए लोगों के लिए कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए गए, वो जेल में चले गए। संपादक के लिखे ICDR मंगेकर, वो RSS के नहीं थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे, मालगांव पर किसी में नहीं थे, उसको भी जेल में डाल दिया था। देश में लोकतंत्र के हालात ऐसी हुई थी। उस संघर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के लोकतंत्र प्रेमी बाकी सभी व्यक्ति और संस्थाओं के साथ मिलकर एक कार्य किया, लोकतंत्र की बहाल हुई। उसके पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यों में और आयामों को जोड़ दिया, सेवा कार्य के। व्यक्तिगत रूप से तो स्वयंसेवक करते ही थे, उसके संस्थागत रूप देने का कार्य किया। संघ के स्वयंसेवकों ने देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। संघ के स्वयंसेवकों ने राम जन्मभूमि के आंदोलन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं किए होंगे, संघ के स्वयंसेवक समाज में गए। उससे पहले 1960 के दशक में कन्याकुमारी में विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष में वहां एक विवेकानंद स्मारक करने के लिए प्रयत्न करके वो आज जो खड़ा है, स्वयंसेवकों ने प्रयत्न किया देश की सांस्कृतिक एकता के लिए, देश की संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, देश की
स्वदेशी अर्थव्यवस्था को लाने के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए। इसलिए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में संघ के स्वयंसेवकों ने आवाज उठाई। धारा 370 के संदर्भ में हो सकता है, लद्दाख के संदर्भ में हो सकता है, पीओजे के विषय में हो सकता है। स्वयंसेवकों ने देश के राष्ट्रीयता के ध्वज को हमेशा कंधे पर उठाकर चले। तो इसलिए संघ की पहचान बन गई। ये हिंदुत्व के, राष्ट्रीयता के, देशभक्त हैं, ये सारे वो देवताओं ने पड़ाव आया। संगठन के पड़ाव में समाज परिवर्तन के और कार्य करना है, तो समाज में भी लोग हैं। इसलिए ग्राम विकास के, गो सेवा के, पर्यावरण रक्षा के, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संगठन बनाकर करने के काम है। लेकिन समाज परिवर्तन के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों को शक्ति देने के, उनके आधार पर समाज में आवश्यक बदलाव लाने के लिए ऐसे कार्यों को भी संघ के आयामों में जोड़ दिया। स्वयंसेवक वहां जाएंगे, बाकी लोग तो कर रहे हैं काम, उनके साथ मिलकर करेंगे, समर्थन करेंगे, उसको और मजबूत करेंगे, ऐसे प्रयत्न किया, जिसको हम गतिविधि कहते हैं। तो संघ की सेवा कार्य प्रारंभ हुआ 90 के दशक में। आज स्वयंसेवकों ने विभिन्न संस्थाओं के द्वारा 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी सेवा कार्य करते हैं। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, स्वावलंबन के, कौशल विकास के, ग्राम विकास के, महिलाओं के सुरक्षा के, बच्चों के, अनाथ बच्चों के रक्षा के, एकल अभियान के 100 प्रकार के आयाम हैं। स्वयंसेवक उसमें लगे हैं, समाज के लोगों को भी जोड़ा है। कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम सेवा कार्य में नहीं रखते, क्योंकि वो स्थानीय संस्था के द्वारा चलता है, लेकिन उसमें ऊर्जा देने के, प्राण देने के, उसको दिशा देने के कार्य वहां के संघ के स्वयंसेवक करता है उस सेवा कार्य की। ये एक वैचारिक अभियान, एक समाज परिवर्तन के कार्य, समाज को संगठित करने के, समाज के अंदर एक शक्ति फूकने के, समाज की आत्मशक्ति को जागृत करने के, दुनिया के सामने भारत के राष्ट्र को ऐसे एक श्रेष्ठ राष्ट्र के नाते बनाकर रखने के कार्य संघ की इस यात्रा में कितने वर्षों से चली। उतार चढ़ाव हुए, संघर्ष करना पड़ा, संघ के स्वयंसेवकों ने बलिदान भी दिया है और कहानी है। संघ ने किसी को विरोध नहीं सोचा, संघ के कार्य की विशेषता है, संघ ने कभी किसी को अपने विरोध नहीं माना। संघ के विरोध करने वाले लोग हैं, हम किसी को विरोधी नहीं मानते। संस्कृत में एक बात है, सर्वेषाम अविरोधेन। हम तो सोचते हैं आज कुछ स्वयंसेवक है, कल कुछ स्वयंसेवक सुनेंगे, इसलिए संघ हमारे विरोधी ऐसे नहीं सोचते। संघ का कहना है हम समाज में एक संगठन है, समाज का संगठन करते हैं। समाज में हम एक टापू बनकर काम करते रहेंगे, ऐसे सारे समाज को संगठित करना, इतनी विविधतापूर्ण, ये हमारे देश के एक विशेषता है। तो इसलिए इस समाज को एक संगठित स्वरूप देना, संगठित स्वरूप देने सभी लोग मैदान में आकर खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। सभी लोगों का मन जुड़ना चाहिए, सभी लोगों को लगना चाहिए हम किसी भी पंथ में, संप्रदाय में, जाति में, भाषा में, कोई जो भी कहे, हम राष्ट्र के आराधन। मैं जो क्लासरूम में टीचिंग करता हूं, मेरे सामने 50 बच्चे हैं, इनको देश के लिए काम करने वाले लोगों को बनाने के लिए मुझे एक कार्य मिला है, इसलिए आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन बिल्डिंग वर्क। ऐसे एक स्कूल टीचर को लगना चाहिए, एक साइंटिस्ट को लगना चाहिए, एक ऑफिस में जाने वालों को लगना चाहिए, एक लिफ्ट ऑपरेटर को भी लगना चाहिए। मैं जब इस देश के लिए आवश्यकता बनेगी तो मेरा लड़का उसमें जाएगा, मैं जाऊं। ये जो जुड़ा होता है राष्ट्र के साथ, तब संगठित शक्ति होती है। संगठन का अर्थ ये समाज का संगठन, यानी सभी एक ही प्रकार से एक ही आज्ञा में सब खड़े हो जाएंगे, ऐसे संघ की कल्पना नहीं। लेकिन ये होने के लिए कुछ लोगों को तो करना पड़ेगा।
समाज को अनुशासन आना चाहिए। इसलिए कुछ लोग स्वयं अनुशासित होंगे तब होगा। समाज के अंदर सेवा भाव जागृत होना चाहिए, इसलिए कुछ लोग को सेवा में ही लगना पड़ेगा। ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधना है। इसे समाज का संगठन, संघ इसमें मेंबरशिप नहीं रखा है। हम संघ के सदस्य नहीं कहते, स्वयंसेवक एक व्रत है। आप मंदिर में जाते हैं, वक्त है, मंदिर के मेंबर थोड़ी बनते हैं। आप 4 दिन जाते हैं, 4 दिन नहीं भी जाते, आपके भक्ति कम हो गए ऐसा नहीं है। आज तो सब नए मंदिर में नहीं गए, संज्ञा स्वयंसेवक ऐसे। मैं इससे कमिटेड हूं। भारत माता की जय, ये मेरा जीवन का व्रत है। प्रत्येक भारतीय मेरे बंधु अथवा भगिनी, मैं जो काम करता हूं वो देश के लिए सोच कर करता हूं। जो मंदिर में भक्ति करता है वो व्यापार में खोटा, व्यापार में संघ कार्य को जैसे बीच बीच में होता है ना, ऐसे मेरे लिए होता है। तो भक्त जो होता है मंदिर में, जो नौकर है, वकील है, व्यापारी है, भक्ति तो करता है, लेकिन अपने जीवन में भगवान के सामने जो भक्त बनकर होता है, अपने जीवन में भी उसका अनुरूप रहना है। तो संस्कार है, ये भाव जागृत होना चाहिए। तो इसलिए संघ के कार्य में हम जब समाज को संगठित करने का कार्य करते हैं, इस अर्थ से सदस्य कोई नहीं बनता, सब राष्ट्र के आराधक है, सेवक है। तो ऐसे संघ की विशेषता है। संघ इस यात्रा में अपना पराया नहीं सोचता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इसलिए कहते हैं ये अपना स्कूल है, नहीं भाई, ये समाज का स्कूल है। अमरनाथ आंदोलन हुआ, आप सभी लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, कई लोग उसमें सहभागी हैं। यह आंदोलन हिंदू समझता था। उसको जोड़ने के लिए कुछ स्वयंसेवकों ने जागृत होकर बाकी लोगों को जोड़ने का प्रयत्न किया। सभी के मन में था, किसी को तो चाहिए था जोड़ना, लगता तो सबको है, लेकिन किसी को तो एक कदम आगे जाना पड़ता है। पहल करने का काम है, कार्य समाज का है। तो इसलिए संघ इस दृष्टि से हमने समाज को संगठित करने का, इसके स्वभाव को, आदत को बदलने, अच्छी बात सब जानते हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर को अच्छा होता है, मन को अच्छा होता है, प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, सबको मालूम। डायबिटीज है तो मुझे शक्कर नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज सबको मालूम है, लेकिन आदत सबकी नहीं। इसलिए आदत होनी चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, हर किसी को मालूम है, लेकिन देशभक्ति से मुझे जीना चाहिए, यह आदत कैसे बनेगी? ये स्वभाव बनना चाहिए। और देशभक्ति केवल 15 अगस्त को, जनवरी 26 के दिन जीवन के हर आयाम में कैसे प्रकट हो? भाषण से नहीं, उपदेश से नहीं। तो इसलिए स्वभाव को बदलने के काम है। मनुष्य को जो जानते हैं उसको करने के लिए आदत सिखानी पड़ती है। तो संघ के स्वयंसेवक इस साधना में स्वयं लगे हैं, यथासंभव समाज को भी ऐसे करना है। इस दृष्टि से संघ का प्रयत्न है, समाज को अपने बल पर कार्य करना चाहिए।
नहीं तो आदत बनती है सरकार करे, सरकार करे, सरकार को जो करना है। शासन सरकार से जो अपेक्षा करनी है लोकतंत्र में वो करने चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने के कार्य सरकार के नहीं है। हमारे गांव के मंदिर को स्वच्छ रखना ये सरकार करेगी क्या? वहां के भक्तों को करना चाहिए। हमारे मोहल्ले के लड़कियों के सम्मान और सुरक्षा होना ये केवल पुलिस का काम है कि समाज का काम है? इसलिए समाज जागरूक संगठित होने से ये सारी बातें ठीक रहती है। इसलिए समाज को सरकार आधारित या सरकार के अधीन बनाना है। समाज को अपने बल पर खड़े होने के, अपने आत्मविश्वास से चलने के ये सिखा। इसलिए इस प्रकार के का सामाजिक का परिवर्तन के समाज की आदत बनाने के कार्य संघ ने पिछले इतने वर्षों से किया है। तो इसलिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, समाज का संगठन से समाज के परिवर्तन। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ऐसे हमारे यहाँ कहा गया है। स्वयं के उद्धार भी हो, जगत के हित भी हो। व्यक्ति के स्तर पर भी, राष्ट्र के स्तर पर भी यही है। एक व्यक्ति स्वयं के विकास हो जीवन में, लेकिन दूसरों के हित में मैं करूं। ईश्वर ने मुझे जो दिया है उसके आधार पर एक राष्ट्र के नाते, एक देश के नाते भी विचार करें। भारत को अपने विकास करना चाहिए और दुनिया को भी आवश्यक मार्गदर्शन देना चाहिए। भारत को ऐसे बनाने के लिए इस समाज को संगठित करने का कार्य संघ ने बीड़ा उठाया। अब 100 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस प्रकार एक स्वयंसेवकों के अंदर अनुशासन के, देशभक्ति की सेवा के व्रत चलाया। भरपूर समाज के, जैसे मैंने कहा, सहयोग मिला। संघ के इन कार्यों में किसी न किसी रूप से समाज ने भी सहयोग दिया, सहभाग किया। अब संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में कुछ बातें विचार की हैं, जो अभी तक की है उसी को थोड़ा सा और रूप देने की। उसमें 3-4 बातें हैं। एक है भारत के जो वैचारिक जगत है, भारत के संदर्भ में राष्ट्र, यहाँ के इतिहास, हिंदू समाज, यहाँ की संस्कृति, अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में गलत नैरेटिव, कई बार विकृत नैरेटिव चलाई जाती है। अज्ञान से भी कुछ होता है, जानबूझकर एजेंडा के तहत भी होता है। भारत को एक देखिए अनुसार है, भारत में महिलाओं के ऐसे ही होता है। भारत रेप कैपिटल है, संस्कृत मृत भाषा है। भारत ने विज्ञान की परंपरा कभी नहीं की। भारत को अंग्रेज आने के बाद ही एक राष्ट्र बना, नेशन वाज मेड। ये सारी बातें जो है इतिहास के दृष्टि से सबूत के आधार पर टिकते नहीं, लेकिन एक नैरेटिव चला है। तो इसलिए भारत के संदर्भ में, भारत के विषयों के बारे में, हिंदू के विषय के बारे में, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इसके संदर्भ में जो गलत विमर्श, गलत आख्यान है, उसको ठीक करने का कार्य है। वो अपने टेक्स्ट बुक में हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस में हो सकता है, अपने एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज में हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हो सकता है। इसलिए इसको सत्य के आधार पर सही दिशा देना, तो यह आवश्यक है। इसलिए इस विमर्श को भारत
के संदर्भ में सत्य विमर्श को चलाने का कार्य समाज के बहुत सारे लोग इस विषय में आगे बढ़े, यह प्रयत्न है भारत के स्वाभिमान को इस दृष्टि से जागरूक करना। दूसरी बात है, समाज परिवर्तन की कुछ आवश्यक बातें आज हैं। सूची लंबी हो सकती है, परंतु संघ ने 5 विषयों पर अभी केंद्रित किया। 5 ही क्यों, ऐसे नहीं है, 6वां 7वां भी हो सकता है, लेकिन अब एक साथ सभी विषयों को लेने के बजाय कुछ कुछ लेते जाएंगे। तो इसलिए समाज के सामने इन विषयों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयत्न, उसमें एक है समाज के समरसता की, जन्म आधारित भेदभाव। मैं भगवान की योजना से किसी घर में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरी भाषा वो हो गई, मेरी जाति वो हो गई, इसलिए दूसरों के साथ मेरा संबंध उस जाति के आधार पर रहा। मेरे एक विषमता होती है, ऊंच नीच, अगला पिछड़ा, छुआछूत, ये भिन्नता आचरण में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लेवल पर होना अलग बात है, आचरण के लेवल पर होता है छुआछूत। आज भी हिंदुस्तान के कई गांवों में यह स्थिति है। जाति के नाम पर संघर्ष कई जगह पर होते हैं। तो इसलिए अपने समाज की समरसता को, हम एक भारत मां की संतान हैं, इस भाव को आचरण में लाना चाहिए। दूसरी बात है पर्यावरण की रक्षा की। ये विश्व के सामने, मानव के सामने एक चुनौती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल हो गए, सेमिनार हो गए, पॉलिसीज बने हैं, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना, दुनिया भर में है, कोर्ट्स के डिसीजन है, पॉलिसीज हैं। वो सब होने के बाद भी मनुष्य के आदत में आनी चाहिए। इसे सामान्य लोग ये सब सेमिनार से, प्रोटोकॉल से वो बहुत ज्ञात नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में, मेरे घर में, मेरे विद्यालय में, मेरे मोहल्ले में, मेरे बस्ती में, मेरे गांव में मैं क्या करूं पर्यावरण के लिए, वो सिखा। इसलिए हमने कहा देखो पौधा लगाओ, पेड़ की रक्षा करो, जल बचाओ, पानी को स्वच्छ रखो, एक एक बूंद की रक्षा करो, पॉलीथीन का उपयोग कम करते जाओ, रिसाइकलिंग करो, रीयूज करो, प्रकृति से बनाई हुई चीजों के उपयोग करो। कागज में 2 हिस्सा है तो दोनों हिस्सों में लिखो भैया, बचाओ, क्योंकि ये कागज बनाने में हम जंगल काट रहे हैं। इस ज्ञान को तो एहसास करवाना और आचरण में लाना, वो स्कूल में, विद्यालय में, व्यापार में, बाजार में, हर जगह पे। इसलिए कुछ लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। G20 में भारत ने जब G20 के संदर्भ में विचार रखा था, उसमें लाइफस्टाइल के बारे में विशेष रूप से भारत सरकार ने इस विषय को आग्रह किया। हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधारे बिना पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए पानी के बोतल को प्लास्टिक बोतल में कितना अपने को उपयोग करना, विचार करना पड़ेगा। और 2 घूंट पीकर हम छोड़ते हैं, पानी भी गया, वो प्लास्टिक भी मिट्टी में, मिट्टी होती नहीं है। क्या हमको ये चाहिए? बात छोटी है। ऐसे कितने विषयों को हम जीवन में ला सकते हैं। बाकी जो पॉलिसी मैटर, अंतरराष्ट्रीय मैटर होगा, सेमिनार होगा, वो तो है, वो होना चाहिए। प्रदूषण कैसे कंट्रोल करना, फैक्ट्री पर कैसे नियंत्रण करना, वो बड़ी बात है, करना चाहिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति को ही। तीसरी बात, स्वदेशी के स्व के, भारत के स्व के आधार पर वो आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, वो डिफेंस के हो सकता है, इंडस्ट्री के हो सकते हैं, हमारे
हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से वैक्सीन हमने बनाई, भाषा के दृष्टि से है, हर विषय में स्वाब। मुझे याद आता है, आज न्यायाधीश मंच पर है, 1-1.5 साल पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमणा और एक न्यायाधीश अभी जो आंध्र के गवर्नर बने हैं अब्दुल नजीर, इन दोनों न्यायाधीश महानुभावों ने अलग अलग कार्यक्रम में, एक ही मंच से नहीं, अलग अलग समय पर एक विषय बताया। उन्होंने कहा, दोनों ने कहा, जस्टिस रमणा ने कहा, भारत की जो जुडिशियरी है ये हमारी इस मिट्टी के भारत के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। द जुडिशियरी शुड अंडरगो ए चेंज, इसको इंडियनाइज करना चाहिए, ये जस्टिस रमणा कहते हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आरएसएस को स्वयं तो थोड़ा है। जस्टिस अब्दुल नजीर, उन्होंने कहा वी हैव टू डीकोलोनाइज द इंडियन जुडिशियरी, ये कोलोनाइज्ड हो गया है। उनके भाषण है, पुस्तक में छपी है। तो भारत के स्व को जागृत करना है, वो शिक्षा की नई शिक्षा नीति आई। उस नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये विशेष रूप से जोड़ा गया। इसलिए भारत के स्व क्या होता है, नेशन सेल्फ फूड, देश स्वतंत्र क्यों हुआ? केवल अंग्रेजों से भारत के हाथों, भारतीय लोगों के हाथों में बागडोर संभालने के लिए नहीं। देश स्वतंत्र इसलिए हुआ, भारत के मन को स्वतंत्र करना, भारत को बुद्धि को स्वतंत्र करना, भारत के लोगों को अपने आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़े रहना, और उस आत्मविश्वास के कारण दुनिया को हम आलिंगन कर सकते हैं। कोई भी अच्छी बात है तो स्वीकार करेंगे, कोई भी बुरी बात है हम उसको बदलेंगे। ये जो स्वाभिमान चाहिए, ऐसे स्वदेशी, स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तु में स्वदेशी नहीं है, वो शुरुआत है। अब नई पीढ़ी के बच्चे अपने घर में डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, मराठी, तेलुगु नहीं बोलते, उनको उसके साहित्य का परिचय नहीं होता। अंग्रेजी सिखा रहे, अच्छी बात है, अंग्रेजी सिखा रहे, लेकिन अपने अगली पीढ़ी के बच्चों को भारत के, हमारे मातृभाषा के साहित्य का परिचय नहीं। अंकल हम तो पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में है क्या, ऐसे पूछते हैं। हमारे देश की भाषाएं दुनिया के श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण किया है, हमको स्वाभिमान होना चाहिए, ये सिखाना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होकर मर जाती है। चौथी बात, कुटुंब की व्यवस्था। विश्व में भारत के परिवार व्यवस्था के बारे में लोग कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसलिए अपने परिवार व्यवस्था को बनाए रखना समाज की रक्षा के लिए आवश्यक है। जैसे सैकड़ों वर्ष भारत में विदेशी आक्रांत आए, इस देश की कई चीजों को उन्होंने ध्वंस किया, मठ मंदिर को तोड़ दिया, पंचायत राज को नष्ट कर दिया, यहाँ के उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, वो सब चरमरा गए, यहाँ के गुरुकुल को उन्होंने बंद करवा दिया। ये सब किया ना, हमारे देश के हर प्रकार से अपमान किया, विकृत किया, नष्ट किया, फिर भी भारत बचा रहा। क्यों बचा रहा? हमारे पूर्वजों ने अपने परिवार को बचा के रखा। मंदिर गया लेकिन अपने घर में पूजा, युद्ध हुआ लेकिन भक्ति के भजन उन्होंने गाया। गुरुकुल नष्ट हुए लेकिन लोगों ने अपने घर में बच्चों को, अगली पीढ़ी को एक एक ग्रंथ सिखाया, मुंह से कंठस्थ करवाया। कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग नष्ट हो गए, लेकिन हमारे सोना के गहने बनाने वाले अपने बच्चों को उसको सिखाया, बुनने वाले अपने बच्चों को उसको सिखाया, मटका बनाने वाले अपने बच्चों को उसको सिखाया। किसी स्कूल में, किसी स्किल ट्रेनिंग में नहीं हुआ, वो परिवार में हुआ। आज ये सारी बातें आज भी यदि जिंदा है, वो
हमारी परिवार व्यवस्था के कारण। इसलिए उस परिवार को हम अगली पीढ़ी देखेंगे। हाँ, संयुक्त परिवार आज के समय में उस प्रकार नहीं हो सकता, लेकिन परिवार की व्यवस्था वो करना पड़ेगा। और पांचवा, नागरिक के नाते, सिटीजन के नाते सिविक सेंस, सिविक ड्यूटीज, संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज पता है। समाज जीवन में भी कई प्रकार के जो नियम कानून हैं, सामाजिक दृष्टि से जीवन जीने की शैली है, इसलिए नागरिक कर्तव्य के, स्वच्छता के हो, ट्रैफिक नियम के हो, टैक्स देने के हो, दूसरों के साथ मेरे व्यवहार के हो, मतदान करने के मेरे कर्तव्य हो। समाज में जागरूक समाज चाहिए, नागरिक कर्तव्य है। मुझे समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो या तो 4 लोगों से उसकी चर्चा करके उसको ठीक करना है, या तो शासन प्रशासन को बताने हैं। नागरिक कर्तव्य होता है। सड़क पर एक्सीडेंट हुआ तो उसको जाकर उसको थोड़ा मदद करे। पहले लोग नहीं करते थे क्योंकि पुलिस हमको पकड़ेंगे, मुझे 4 बार कोर्ट में, इसलिए सरकार ने और कानून ने, न्यायालय ने बना दिया नहीं भाई ऐसे करने वालों को परेशान नहीं करेंगे। कानून बदला ना, आप लोगों ने किया है। नहीं तो सड़क पर कोई मरे मैं क्यों कहूं, क्योंकि अनावश्यक बात है परेशानी। इसलिए अपने नागरिक कर्तव्य को निभाने के लिए आवश्यक सामाजिक दृष्टि और कानून के समर्थन और सुरक्षा ये भी चाहिए। इसलिए नागरिक कर्तव्य को निभाना, इन 5 विषयों को, सामाजिक समरसता के, पर्यावरण की रक्षा के, स्वदेशी के, कुटुंब व्यवस्था के और नागरिक कर्तव्य, ये समाज परिवर्तन के लिए जाति, पंथ, भाषा कौन से इसमें बाधा होने वाले हैं इन 5 विषयों के लिए। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिद्धांत थोड़ी है। भारत के समाज जीवन को, राष्ट्र जीवन को अच्छा करने के, इसके देश की विमर्श से बदलना, समाज को बदलना, संघ ने करके समाज सर्जन शक्ति है। दुनिया भर में, सारे देश भर में अच्छे काम में लगे हुए लोग हैं, व्यक्ति के तौर पर, संस्था के तौर पर। ऐसे सभी लोग किसी न किसी रूप से समाज में एक नेटवर्किंग, एक दूसरे के सहयोग करें, वर्किंग टुगेदर सेपरेटली। हम अपने अपने जगह पर, अपने अपने दायरे में काम सभी करेंगे, समाज के सज्जन लोग, लेकिन एक दिशा। So we have to work together, but separately. जहां संभव है संगठन के साथ जुड़कर करें। तो इसलिए पूरे देश में जो समाज की सज्जन शक्ति है, इस सज्जन शक्ति का एक समन्वय, सहयोग ये बढ़ाने के लिए संघ के स्वयंसेवक प्रयास करेगा। इसलिए हमने सामाजिक सद्भाव, जाति, बिरादरी, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोगों के, बड़े शहरों में अन्य अन्य भाषा भाषी होते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में 10 भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग जगह पर उन शहरों में रहते हैं। वो अपने अपने ही दायरे में रहते हैं। उस शहर में 20 साल रहने पर भी शहर के हिस्से नहीं बनते। उन सबको भी जो गांव में 4 जाति बिरादरी के लोग हैं, शहर में हैं, वो सब कभी इकट्ठा है, पंथ संप्रदाय के लोग हैं। इसलिए सामाजिक सद्भाव के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न। भारत के देन दुनिया के लिए बहुत है। जैसे मैंने कहा, परिवार व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था विश्व कहता है। भारत ने आयुर्वेद दिया, विश्व कहता है। भारत ने योग, ये हमारी आज की पीढ़ी का दे सकती है। जो कुटुंब व्यवस्था है, योग है, आयुर्वेद है, ये सब हमारे पूर्वजों ने बनाया था। उसके आधार पर तो हम दुनिया के लिए दिए हैं, ऐसे हम गर्व महसूस करते हैं। एक जीवंत समाज को, भारत को आज भी विश्व में क्या दे सकते हैं?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है हम दुनिया को जीवन शैली को उस दृष्टि से दिखा सकते हैं। आज दुनिया में विविधता को विभिन्नता और विभिन्नता को विवाद के मूल बनाया। डाइवर्सिटी इज डिफरेंस एंड दैट इज रीजन फॉर डिस्प्यूट। तो इसलिए खून खराबा होते हैं। आप मेरे मजहब में नहीं है इसलिए आपको मारने का अधिकार है, नहीं तो मेरे मजहब में आओ। आपकी जीवन शैली भिन्न है इसलिए आप मुझसे अलग इतना ही नहीं है, आप मेरे दुश्मन ही है। इसलिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यूनाइटेड नेशंस के कहने में तो है कि दुनिया में क्यों खून खराबा है, यूक्रेन में रूस क्यों लड़ रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया क्यों लड़ते रहे। तो दुनिया में ये जो एक एक समाज के अंदर भी, एक राष्ट्र के अंदर भी, इसलिए हम वसुदैव कुटुंबकम कहते तो है कि इसको लाना कैसे। विविधता में आनंद को, सौंदर्य को देखकर जीने के स्वभाव को बनाना पड़ेगा। ये भारत दुनिया को इस विषय को दे सकता। मैं एक घटना बताता हूं, थोड़ा समय ले रहा हूं आपका। कई वर्ष पूर्व कुलदीप नैयर जी भारत के हाई कमिश्नर थे, राजदूत थे इंग्लैंड में, और शायद मार्गरेट थैचर उस समय प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की। माइकल गोर्बाचेव रूस के नेतृत्व कर रहे थे। यूनाइटेड सोवियत सोसाइटी ऑफ यूएसएसआर उस समय था, लड़का आ रहा था, बाद में वो उसके अंत हो गया। यूएसएसआर अभी नहीं रहा। गोर्बाचेव के जमाने में वो आपस में विघटन हो गया। उससे पूर्व 2 साल पहले देश में ये सब चल रहा था, साथ में रहना मुश्किल था, आपस में लड़ रहे हैं। मार्गरेट थैचर गोर्बाचेव से मिली थी किसी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में। वो वापस लंदन में आने के बाद कुलदीप नैयर जी किसी कारण से मिलने गए थे, तो चाहे 5 मिनट बोला, तो बात की। आप और माइकल गोर्बाचेव मिले तो क्या बात हुई ऐसे? कुलदीप नैयर जी ने पूछा। कुलदीप नैयर जी ने अपने लेख में लिखा है। तो पूछा, नहीं वहां देश के अंदर बहुत समस्या हो रही है, तो वो बहुत चिंतित थे, रूस टिकेगा नहीं ऐसा उनको लग रहा है। तो आपने क्या कहा? मार्गरेट थैचर ने उत्तर दिया कुलदीप नैयर जी को, मैंने कहा आपके फ्रेंड कौन है दुनिया में? भारत है, रूस और भारत। तो आप भारत से सीखो। तो कुलदीप नैयर जी ने पूछा, भारत से सीखो यानी क्या? आपका मतलब क्या है? मार्गरेट थैचर ने कहा, इतने विविधतापूर्ण देश को भी एक राष्ट्र बनाकर कैसे रखे हैं भाई? मार्गरेट थैचर ने कहा, आपके देश में इतनी विविधता है, आप एक राष्ट्र है। आपसे दुनिया को सीखना चाहिए। मार्गरेट थैचर संक्रांति के उत्सव में हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में ब्रिटेन में आई थी। उन्होंने वहां हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को बताया, आप लोग भारत के हैं, आपके समाज यहाँ कुटुंब कैसे रहना चाहिए ब्रिटेन के लोगों को बताइए, आप सिखाइए। उस उत्सव में वो मुख्य अतिथि के नाते उनका भाषण था। तो इसलिए दुनिया के सामने विविधता में भी एक बने रहने के लिए जो पाठ हम सिखा सकते हैं वो भारत की देन हो सकता है आज के संघर्षपूर्ण मानव समाज के सामने। इसलिए पंच परिवर्तन के, समाज परिवर्तन के दिशा विमर्श बदलने के
सज्जन शक्ति के समन्वय के और दुनिया को देन देने के एक भारत समाज को बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने पर आगे के दिशा में हम इन विषयों में सारे समाज के अंदर एक उत्साह के वातावरण, एक कर्तव्य की अनुभूति और राष्ट्र के सेवा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने तरफ से क्या कर सकता है इस दिशा में वो देखकर आगे बढ़े, यही प्रयत्न करने के लिए संघ के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, यही संघ के स्वयंसेवकों के प्रतिदिन का मंत्र है। उसी लिए संघ के स्वयंसेवक का धड़कन है। राष्ट्र इसी मार्ग पर चलेगा, यह विश्वास भी हम सबका है। नमस्कार। राष्ट्र प्रथम हो, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, स्वयंसेवक आजीवन इस उद्देश्य से कार्य करता है। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव हेतु माननीय नगरीय विभाग संचालक श्री सुरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर की तरफ से मुझे धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आग्रह किया गया है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय सर कार्यवाह दत्ताजी ओसवाले जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने संघ के 100 वर्ष की यात्रा पर अपना उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता चाहूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर लद्दाख न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त काशी जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच सम्मुख समाज जीवन के प्रमुख जन जिनके लिए गोष्ठी रखी गई थी, आप सबकी गर्मामय उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब की तरफ से आभार है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस कन्वेंशन सेंटर के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने हमें ये कन्वेंशन सेंटर इस कार्यक्रम को करने के लिए दिया। धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की उन सभी बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवर किया और इसके प्रचार प्रसार के लिए भरपूर सहयोग किया। पुनः आप सभी का इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भारत। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण कर किया गया था। आइए भारत माता को स्मरण करते हुए वंदे मातरम के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। आप सबसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रथम पंक्ति के उपरांत सामूहिक गान करेंगे। डॉक्टर अपूर्वा जोमोर जी से आग्रह करता हूँ, मंच पर आए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम,
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले अब लाकिन माँ एत बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वन्दे मातरम तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वमहि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी वेद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलामलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् आप सबसे आग्रह है कि बाहर जलपान की व्यवस्था की गई है, आप सभी जलपान ग्रहण करके जाएंगे। साथ ही आप सबसे आग्रह है कि यहाँ QR कोड लगे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक देकर जाए या आपकी हार्ड कॉपी कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ी होगी, उस कार्यकर्ता से हार्ड कॉपी लेकर अपना फीडबैक दें और ड्रॉप बॉक्स में छोड़े। आपके लिए जलपान के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर की तरफ से कुछ पुस्तकों का भेंट है, उस भेंट को स्वीकार करें, परंतु पहले जलपान की व्यवस्था बाहर है, जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।